Hello and welcome to Incredible Abhishek. So, we are continuing with our polity lecture series, and as you know, we have started with the topic of fundamental rights. We have already completed two lectures of this chapter because this happens to be one of the most important chapters. We have discussed this as well, and this is going to be a short class because in this class, we'll be just completing this chapter and I wanted to start the DPSPs as well in this class only. But then I thought, since DPSP is also a very crucial chapter from your exam point of view, so I did not want it to be started as a in the same video. So that's why this is just a short video to complete the remaining part of the fundamental rights. And in the next class, we'll start the DPSPs as well, right? So let us quickly complete this chapter. So we have completed the fundamental rights and we have seen that our constitution provides us multiple rights and we have seen many of them. हमने लास्ट जो राइट्स पढ़ी थी वो था हमारा जो रिलीजियस राइट्स है, राइट? जो रिलीजियस राइट्स हमें दिए हुए हैं आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 एंड तो हमने 28 तक देख लिया था लास्ट क्लास में. तो अब हम आर्टिकल 29 एंड 30 से देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट्स हमारी दी हुई हैं उसका जो अगला राइट है दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 से हमें मिलता है. ये जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी हेडिंग पढ़ते हैं ना, तो ये हेडिंग में दिया हुआ है. जैसे हम आर्टिकल 29 की बात करें तो जो आर्टिकल 29 का टाइटल है वो ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज. ठीक है, हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में सबसे पहला राइट आता है आर्टिकल 29 जो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज. इसका टाइटल एक वर्ड यूज करता है जिसको बोलते हैं माइनॉरिटीज. हमने देखा अभी ये माइनॉरिटीज टर्म यूज कर रहा है. अब क्या है कि ये आर्टिकल का टाइटल तो माइनॉरिटीज वर्ड को यूज कर रहा है, लेकिन जब इस आर्टिकल में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है ठीक नेक्स्ट वर्ड ही देख के जो कहता है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. अब आप एक बात समझो, एक जगह कहा जा रहा है कि माइनॉरिटीज की बात होगी इसमें, ठीक है, और दूसरी जगह ये कहा जा रहा है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स जो इंडिया के किसी भी पार्ट में रह रहे हैं, एनी सेक्शन. तो एनी सेक्शन में तो मेजॉरिटी भी आएगा और माइनॉरिटी भी आएगा. तो ये राइट तो बड़ा एम्बिगुअस सा है. टाइटल में माइनॉरिटी की बात कह रहा है और उसका जो कंटेंट है उसमें कह रहा है एनी सेक्शन, यानी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों. तो ये एक डिबेटेबल इशू था. इस आर्टिकल में क्या है ये भी हम देखते हैं, बट पहले ये अब समझ लीजिए, ये एक डिबेटेबल इशू था. इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने बनाया कि ऑल्दो ये भले माइनॉरिटीज लिखता है बट हम जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं जिस तरीके से, उस हिसाब से ये राइट सबके लिए है, यानी इट इज फॉर एनी सेक्शन ऑफ दिस कंट्री, नॉट ओनली फॉर माइनॉरिटीज. मेजॉरिटी भी इस राइट का यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब ये राइट क्या है? तो राइट ये कहता है, सिंस ये राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, तो आर्टिकल 29 ये कहता है कि कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, ध्यान रहे हमने फिर बार बार हर क्लास में ये बात आ रही है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं. तो हम 29 कर रहे हैं अभी, तो ये भी सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, सारे लोगों के लिए नहीं, एलियंस के लिए नहीं अवेलेबल है, चाहे वो कैसे भी एलियंस हों. तो ये कह रहा है कि कोई भी सिटीजन्स या उनका सेक्शन किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में रह रहा है तो उसके पास ये राइट है कि वो अपना लैंग्वेज यानी अपनी भाषा, अपना स्क्रिप्ट यानी जिस स्क्रिप्ट में वो लिखता है, जैसे कि मैंने ये देवनागरी स्क्रिप्ट में स लिखा, तो वो अपना स्क्रिप्ट, अपनी लैंग्वेज और अपनी कल्चर को कंजर्व कर सकता है, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है. इंडिया का कोई भी सिटीजन्स का सेक्शन
जो इंडिया के किसी भी पार्ट में रह रहा है, पोर्ट ब्लेयर से लेकर के कश्मीर तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कच्छ तक, किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में रहने वाला कोई भी सिटीजन अपने लैंग्वेज को, अपनी भाषा को, अपनी स्क्रिप्ट को और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है, ये उसका राइट है। तो अगर कोई भी कम्युनिटी वो एजिटेट कर रही है, एजिटेट मतलब डिमांड कर रही है, किस चीज के लिए? अपने लैंग्वेज को स्केड्यूल्ड लैंग्वेज बनाने के लिए। हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई है। तो अगर कोई भी कम्युनिटी ये एजिटेट कर रहा है कि मेरे भी लैंग्वेज को ये नेशनल स्टेटस दो, ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दो, तो दैट इज, ये किस बेसिस पे कर रहे हैं, ये कौन इनको ये राइट दे रहा है? तो आर्टिकल 29 ये राइट दे रहा है। तो आर्टिकल 29 कहता है ये बात, ठीक है। ये दूसरी बात भी कहता है सिमिलरली आपके लैंग्वेज कल्चर को ही प्रोटेक्ट करने के लिए, कि आपको कभी भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन डिनाई इसलिए नहीं किया जाएगा कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज से हो। यानी आप किसी भी रिलीजन, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी, किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया, किसी भी रेस, किसी भी कास्ट, किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाले इंसान हो, सिर्फ इस बेसिस पे, इन 4 बेसिस पे ही ध्यान रहे, इस 4 के अलावा कोई 5वां बेसिस पे डिनाई किया जा सकता है। सिर्फ इन 4 बेसिस पे आपको एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा। आपको यह नहीं बोला जाएगा कि आप एक एक्स रिलीजन के इंसान हो इसलिए हम आपको नहीं देंगे एडमिशन, आप एक वाई कास्ट से बिलोंग करते हो तो हम नहीं देंगे, आपका लैंग्वेज एक जेड है इसलिए हम नहीं देंगे, नहीं, ऐसा नहीं बोला जाएगा। यानी ये एक तरीके से आर्टिकल 29 आपको कल्चरल राइट्स भी देता है और इंडिविजुअल एजुकेशनल राइट्स भी देता है। अब एक ध्यान से समझने वाली चीज ये है कि आर्टिकल 29 जो ये दोनों चीज दे रहा है ना, ये एक इंडिविजुअल को दे रहा है, एक हमारे आपके जैसे लोगों को दे रहा है ना। ये किसी इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं है उतना ज्यादा, ये एक इंडिविजुअल के लिए कि कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, मतलब लोग, कोई भी सिटीजन को नहीं दिया जाएगा, मतलब लोगों की बात हो रही। अब हम आते हैं आर्टिकल 30 पे, ये भी दूसरा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ही है। ये क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए आर्टिकल 30 जो है ना, वो कह रहा है कि माइनॉरिटीज के पास, यहां ध्यान रहे, यहां सारे लोगों की बात नहीं है, जैसे कि आर्टिकल 29 में हमने देखा था एनी सेक्शन, उसी तरीके से आर्टिकल 30 में एनी सेक्शन की बात नहीं है, नॉट फॉर एवरीवन। आर्टिकल 30 जो है वो सभी के लिए नहीं है, वो ओनली माइनॉरिटीज के लिए है, एकदम ध्यान रहे। आर्टिकल 29 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सभी के लिए है, लेकिन आर्टिकल 30 सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डिबेट नहीं है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, ठीक है। क्या राइट देता है आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को? ये वो राइट देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट देता है कि आप जो माइनॉरिटी हैं, आपके कम्युनिटी की अपनी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप इस्टेब्लिश और उसको चला सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। यानी ये एक पूरा कंट्री है, उस कंट्री में ये एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो हमारी जो ये आर्टिकल 30 है ये सिर्फ इसको देता है पावर, इसको राइट दे रहा है, इस कम्युनिटी को जो ये बॉक्स में है छोटी सी, बाकियों को नहीं दे रहा, इनको नहीं दे रहा, सिर्फ इन लोगों को दे रहा है। क्या? कि आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश यानी खोल सकें और उसको आप चला सकें, आप उसको एडमिनिस्टर कर सकें, ठीक है, समझ गए? ऑलराइट। क्या कहता है पहली चीज कि जितने भी माइनॉरिटीज है ना, उनके पास ये राइट है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अपने माइनॉरिटीज के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करें और चलाएं, बिल्कुल है राइट। दूसरी चीज क्या कहता है, जस्ट अ सेकेंड, या ऑलराइट, हाँ, तो दूसरी चीज ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, हमने बात करी थी, पहले भी करी थी, बट हम एक चीज देखते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर था, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी थी, ठीक है। जो राइट टू प्रॉपर्टी थी उसको हमने 44th अमेंडमेंट एक्ट से, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हमने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। ये डिलीट करने के बाद
ये राइट टू प्रॉपर्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं रहा, ठीक है। लेकिन जो ये आर्टिकल 30 है ना, इस आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए राइट टू प्रॉपर्टी है। कैसे है ये देखिए, ये कह रहा है कि कभी भी अगर सरकार किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को अगर एक्वायर करती है किसी कारण से, सरकार का हाईवे बन रहा है और उस हाईवे के रास्ते में जहां उनको बनाना है वहां एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो सरकार को इसकी जमीन एक्वायर करनी पड़ती है, तभी वो हाईवे बनेगा। तो अगर ऐसा करना है ना सरकार को, तो उनको कॉम्पनसेशन जो है वो देना पड़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट दे रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये भी प्रोविजन जो है ना, ये भी 44th अमेंडमेंट एक्ट नहीं किया। मतलब हुआ ये होगा कि 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने राइट टू प्रॉपर्टीज हटा दी, ठीक है। लेकिन उसी अमेंडमेंट ने ये बोला कि हम बाकियों के लिए राइट टू प्रॉपर्टी तो हटा रहे हैं, लेकिन ये जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, इनके पास ये राइट होगा, ठीक है। तो यही एक प्रोविजन बोलता है, यानी ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक और राइट। और तीसरी चीज है कि जो एड देने में, एड मतलब कि गवर्नमेंट हेल्प देती है, सहायता देती है, मॉनेटरी एड जो देती है सरकार, उसमें कभी भी सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि अच्छा मैं तो एक्स माइनॉरिटी अगर कोई अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा है तो उसको तो मैं ज्यादा एड दूंगा, और अगर कोई पी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा है तो मैं उसको कम दूंगा। नहीं, सरकार कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच एड देने में, राइट। तो ये बात कह रहा है आर्टिकल 30, क्लियर, ठीक है। तो यही बात थी हमारे आर्टिकल 29 और 30 में, जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब हम आते हैं अपने आर्टिकल 32 पे। हमने 31 क्यों नहीं करा, क्योंकि 31 में था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको हमने कर दिया डिलीट 44th अमेंडमेंट एक्ट से। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 31 आर्टिकल है ही नहीं, 31st आर्टिकल। तो हम सीधा आते हैं अब किस आर्टिकल पे, 32 पे। वैसे 31 में अभी क्या है ना, आर्टिकल 31 में ए बी एंड सी है। ये अभी जो बाद में हमने ऐड किया ना अलग अलग अमेंडमेंट से, तो हमने ये 31 ए बी सी ऐड कर दिया आर्टिकल, जिसमें क्या है, जिसमें ना एक्सेप्शंस हैं कुछ फंडामेंटल राइट के। इसमें से 31 सी वाला जो एक्सेप्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हम देखेंगे आगे जब हम डीपीएसपी पढ़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे हम, ठीक है। अब क्या है, हम आर्टिकल 32 पे आते हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल 32 के बारे में। इस आर्टिकल को जो है ना, ये जो आर्टिकल 32 है, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आप इतना ही समझो कि आपको मैंने अभी पिछले 2-2.5 क्लास में जितनी भी फंडामेंटल राइट्स पढ़ाई हैं, उनमें से किसी भी फंडामेंटल राइट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा अगर आर्टिकल 32 नहीं है तो। डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था कि अगर फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 नहीं रहेगा तो इसको, ये ग्लिटरिंग जनरलिटी बन जाएगी बिना किसी बाइंडिंग इफेक्ट के। क्या बोला था डॉक्टर अंबेडकर जी ने, ये एक ग्लिटरिंग जनरलिटीज बन जाएगी। क्या मतलब होता है इसका, ये एक फ्रेज यूज करते हैं जब भी कुछ प्रोपेगेंडा जैसा होता है ना, कि मान लो एक टोबैको का पैकेट है और उस टोबैको के पीछे लिखा है हेल्थ रिलेटेड गाइडलाइंस, तो ये एक प्रोपेगेंडा जैसी चीज है। आप टोबैको प्रोडक्ट बेच रहे हो और पीछे से आप एक बड़ी मतलब ग्लिटरिंग जनरलिटी दिखा रहे हो कि हाँ हम हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं और हम लोगों को हेल्थ के लिए अवेयर कर रहे हैं, तो आप नहीं कर रहे हो। तो एक ग्लिटरिंग जनरलिटी ऐसे टाइम में हम यूज करते हैं जब कोई प्रोपेगेंडा जैसी हम बात करते हैं। तो अगर आर्टिकल 32 नहीं रहेगा ना, तो जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ये एक ग्लिटरिंग जनरलिटीज बन जाएंगे, ये एक बस प्रोपेगेंडा जैसा बन जाएगा, क्योंकि इसको इन्फोर्स कराने के लिए कुछ नहीं होगा। ये फंडामेंटल राइट्स रहें, ये इफेक्टिव हों, ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आर्टिकल 32 नहीं है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आर्टिकल 32 गया तो आप मान के चलो कि आर्टिकल 12 से लेके 30 तक हमने जितने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं वो सारे गए, ठीक है। ये है इस आर्टिकल का इंपॉर्टेंस और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से भी एक है। क्या कहता है आर्टिकल,
ये भी आपका एक पहला तो फंडामेंटल राइट ही है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये कहता है कि फंडामेंटल राइट जो भी आपको मिले हैं आर्टिकल 12, आर्टिकल 14 से 30 तक, उन सारे फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराना है। वो सारे फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के लिए हैं, लोगों के लिए हैं, सिटीजन्स एंड एलियन सबके लिए हैं, कुछ कुछ सिर्फ सिटीजन के लिए हैं, बट लोगों के लिए हैं। अगर वो फंडामेंटल राइट किसी इंसान को नहीं मिलते या किसी इंसान को वो फंडामेंटल राइट्स वो इन्फोर्स नहीं कर पाता अपने लिए, या फिर कोई या तो स्टेट या कोई और उस इंसान का फंडामेंटल राइट का हनन करता है, उसका राइट छीन लेता है, तो उस इंसान के पास ये राइट है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है उस इंसान का, कि वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपने राइट इन्फोर्स कराए। मतलब अगर आपने किसी भी इंसान का फंडामेंटल राइट्स छीना, तो ये भी उस इंसान का फंडामेंटल राइट होगा कि वो खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जाकर अपने राइट्स वापस ले सकता है, और ये करना भी उसका फंडामेंटल राइट है। कितनी ब्यूटीफुल तरीके से ये सेटअप किया है। ये भी आपको एक राइट ही दिया गया है कि आप अपने राइट्स इन्फोर्स करवाओ, ये भी आपका राइट है। तो इसीलिए ये बन जाता है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बिना जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो भी फंडामेंटल राइट्स में है, वो एक नल बन जाएगा। नल, नल मतलब जीरो। आर्टिकल 32 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर भी है। हम आगे पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, उसमें हम देखेंगे कि केशवानंदा भारती जजमेंट में कुछ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, जिसपे कोई चेंजेस नहीं हो सकते, उसको कोई अमेंडमेंट नहीं हटा सकती। तो आर्टिकल 32 जो है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मतलब ये कहा जा रहा है कि कोई एक सिटीजन है, उसका फंडामेंटल राइट जो है सो छीना गया है, उसके पास ये राइट है, ये फंडामेंटल राइट है उसका कि वो डायरेक्टली जो है सो सुप्रीम कोर्ट जाए, और सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि उसको ये राइट मिले, अगर सब जेन्युइन केस है तो यानी सिटीजन के पास ये रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशन की रेमेडी का राइट है, और दूसरे तरफ पे सुप्रीम कोर्ट बन जाता है क्या, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि यही तो एजेंसी है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करके दे रही है कि तुम टेंशन मत लो भाई, अगर तुम्हारे राइट्स गए तो मैं दिलवाऊंगा तुम्हें, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें, तुम आर्टिकल 32 के अंदर मेरे पास आना और मैं तुम्हें वो फंडामेंटल राइट्स दिलवाऊंगा, मैं बैठा हूं इधर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऐसे ऑर्डर्स इशू करे जिससे फंडामेंटल राइट्स आपको वापस मिले। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और बात कही, उन्होंने बोला कि हम तो सिर्फ ये काम दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ही आर्टिकल 226 में, जो कि ऑफ कोर्स फंडामेंटल राइट्स के बाहर आता है, यही सेम पावर हाई कोर्ट के पास भी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात भी बोल दी कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक कानून बनाए, अमेंड करे कॉन्स्टिट्यूशन को, और ये वाला जो पावर है ना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला, ये किसी और भी कोर्ट को अगर देना चाहे तो दे सकता है। बहुत अच्छी बात है, लोगों को और आसानी होगी अपने राइट्स इन्फोर्स कराने में, किसी भी कोर्ट में जाके करा लेंगे, अभी तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दो हैं जो ये फंडामेंटल राइट्स आपको वापस दिला सकते हैं। अगर आपका छीना गया तो सुप्रीम कोर्ट जो दिलाएगा वो आर्टिकल 32 के अंदर दिलाएगा, जो कि खुद एक फंडामेंटल राइट है। हाई कोर्ट अगर वापस दिलाएगा तो वो आर्टिकल 226 के अंदर दिलाएगा, जो फंडामेंटल राइट तो नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन तो है। यही है आर्टिकल 32। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है ना कि जो आर्टिकल 32 है उसको इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर्स इशू करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ये जो पावर्स हैं, तो वो कुछ ऑर्डर्स इशू करता है आर्टिकल 32 के लिए। जो ये ऑर्डर्स इशू करता है ना, इस ऑर्डर्स को बोलते हैं रिट्स। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमें 5 रिट्स पढ़ने हैं कि 5 अलग अलग टाइप्स के
रिट्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है आर्टिकल 32 को इन्फोर्स करने के लिए। बट उसको देखने से पहले एक और चीज हम जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को गारंटर और डिफेंडर बनाया है फंडामेंटल राइट्स का। यही गारंटी करके देता है कि भाई अगर तुम्हारा छीना गया मेरे पास आना, मैं डिफेंड करूंगा, मैं बचाऊंगा। ये सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत ओरिजिनल और वाइड पावर्स हैं। ओरिजिनल पावर का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। आपको किसी कोर्ट से अपील करते करते नहीं जाना सुप्रीम कोर्ट, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि, और ये दरवाजा खटखटाना डायरेक्टली जाकर के भी आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32 के अंदर। वाइड पावर्स तो हैं क्योंकि ये 5 तरीके के रिट्स इशू कर सकता है अलग अलग, हम देखेंगे क्या होता है ये। ठीक है, अब एक बात समझिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमारा पूरा मान लो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, ऐसे मान लो कि अलग अलग पार्ट्स हैं। हम हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट में और भी कुछ कुछ ऐसे, वो चैप्टर फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो राइट्स दिए ही हुए हैं। जैसे कि आगे आर्टिकल्स हम देखेंगे कि आपको वोट करने का राइट है। अगर आप 18 प्लस हैं तो इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट सफराज है, मतलब आपके पास वोट देने का राइट है। आप किसी भी कास्ट कम्युनिटी से हो, अगर आप 18 प्लस हैं तो दे सकते हैं, ये भी एक तरीके का राइट है। लेकिन ये जो राइट है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये पार्ट 3 में नहीं दिया हुआ है, ये अलग जगह दिया हुआ है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो हो गए फंडामेंटल राइट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका तो मतलब कोई वही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली गारंटी दे रही है और वो गारंटी भी फंडामेंटल राइट ही है। इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोलते हैं, जैसे कि राइट टू वोट। अब राइट टू प्रॉपर्टी भी, प्रॉपर्टी जो राइट टू प्रॉपर्टी थी आर्टिकल 31 में, उसको 31 से निकाल के आर्टिकल 300A में डाल दिया है। तो आर्टिकल 300A जो है वो फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में तो नहीं आता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो आता है। तो वो फंडामेंटल राइट से अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है। इस वाले राइट्स फंडामेंटल राइट से थोड़े से कमजोर राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और इनसे भी कमजोर राइट्स होते हैं स्टैट्यूटरी राइट्स, जो कोई लॉ आपको देती है, कानून जो बना देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, अलग से कोई कानून बन गया, मोटर व्हीकल एक्ट बन गया, तो उसमें अगर कोई राइट दिया गया है तो वो स्टैट्यूटरी राइट हो गया। तो ये कहा जा रहा है कि जो आर्टिकल 32 है ना, जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट गारंटी देती है, वो गारंटी सिर्फ फंडामेंटल राइट के ब्रीच होने पे देती है। अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई छीन रहा है तभी आप जा सकते हो डायरेक्टली आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीन रहा है या स्टैट्यूटरी राइट छीन रहा है तो आप आर्टिकल 32 के अंदर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंदर। लेकिन आर्टिकल 32 ध्यान रहे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 30 तक हमने देखे हैं, अगर वो जाते हैं, अगर वो आपसे छीने जाते हैं तभी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल है और ये एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव कहने का मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये नहीं है, रादर सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट दोनों के पास है ये वाले राइट्स। अब हम देखेंगे ये पांचों रिट्स क्या होते हैं, जो हमने अभी देखा था ना कि रिट्स होते हैं 5, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स इशू करता है ये इन्फोर्स कराने के लिए, तो 5 तरीके के रिट्स होते हैं। ये पांचों तरीके के जो रिट्स है ना, ये इनकी ये नाम है, ये थोड़े से लैटिन नाम है, याद करने में कभी कभी दिक्कत होती है बट हो जाते हैं ऐसे, इतनी बार पढ़ोगे आपकी हो जाएगा। जैसे पहला है हिबस कॉर्पस। हिबस कॉर्पस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। ये तब सुप्रीम कोर्ट करती है जब किसी एक इंसान को इलीगली आपने डिटेन कर लिया हुआ है। किसी एक इंसान को आपने इलीगल तरीके से डिटेन किया है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत हिबस कॉर्पस इशू करेगी कि तुम मेरे सामने इस गलती से इलीगल तरीके से डिटेन्ड पर्सन को अभी के अभी मेरे सामने लाओ और इसको रिलीज करो। To release a person who has been detained unlawfully whether in prison or in private custody। कोई प्राइवेट इंसान के लिए भी अवेलेबल है ये। मतलब मैं मान लो मैं कल किसी एक इंसान को अपने घर में पकड़ के बंद कर देता हूं, ठीक है, और
वो जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा या उसका कोई नोन सुप्रीम कोर्ट जाएगा आर्टिकल 32 के अंदर कि मेरे किसी नोन का जो है सो फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत बोलेगी कि अरे हीबस कॉर्पस इशू करो। कहने का मतलब तुरंत इसको रिलीज करो, तुरंत इसकी बॉडी मेरे सामने लाओ और इसको रिलीज करो, चाहे वो जेल में हो यानी सरकार ने रखा हो अंदर, या प्राइवेट मैंने और आपके जैसे हमारे लोगों ने रखा हो अंदर, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये पहला रिट है। दूसरा रिट है मैंडेमस। मैंडेमस कहता है वी कमांड। वी कमांड का मतलब कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी को, किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी को या उस बॉडी के बैठे हुए पर्सन को किसी काम को करने के लिए बोले जो उसका काम है और वो नहीं कर रहा। मान लो आप एक ऑफिसर हो, आप एक ऑफिसर हो, आप एक कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी में काम करते हो, ठीक है, आपको करना चाहिए मान लो एक्स काम, बट आप वो काम नहीं कर रहे, और कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है और मैंडेमस इशू कराता है आपके अगेंस्ट, तो उस मैंडेमस में होगा कि सुनो तुम ये एक्स काम करो, तुम ऑफिसर, तुम गवर्नमेंट अथॉरिटी ये एक्स काम करो, मैं मैंडेमस दे रहा हूं तुम्हें, मैं कह रहा हूं तुम्हें, और फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ये होता है मैंडेमस, व्हेन सुप्रीम कोर्ट इज कमांडिंग यू समथिंग। फिर आता है सर्शियोरिटी एंड प्रोहिबिशन। ये दोनों जो है सो जुडिशियरी, ये सुप्रीम कोर्ट लोअर जुडिशियरी के लिए यूज करती है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे की जो जुडिशियरी है, जैसे हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, क्या होते हैं हम देखेंगे बाद में, बट ये सब जो जुडिशियरी हैं जो नीचे लेवल पे काम करती हैं, उनके अगेंस्ट ये दोनों इशू होता है, सर्शियोरिटी एंड प्रोहिबिशन, जो बोलता है कि एक में, जैसे कि प्रोहिबिशन में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि तुम अब जहां पे हो वहीं रुक जाओ, डोंट कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स, किसी पर्टिकुलर केस में वहीं पे रुक जाओ, डोंट कंटिन्यू, प्रोहिबिशन कहता है। और सर्शियोरिटी कहता है कि कोई ऑर्डर अगर किसी कोर्ट ने दिया, हाई कोर्ट या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, तो सर्शियोरिटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को, उस जजमेंट को क्वैश कर सकता है, मतलब नल डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। प्रोहिबिशन में ये मना कर रहे हैं आगे बढ़ने से, और सर्शियोरिटी में ये क्वैश ही कर दे रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट आता है को वारंटो। ये बोलता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, मतलब कि कोई एक इंसान है, मान लो इसने ये एक ऑफिस में एक पर्टिकुलर जगह पे बैठा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं कि ये शायद इस ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है, तो को वारंटो इशू करके इस आदमी से पूछेगी सुप्रीम कोर्ट कि भाई आपकी अथॉरिटी क्या है, क्या आप इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के लिए एंटाइटल्ड हैं। ये है को वारंटो। तो ये 5 रिट्स होते हैं, तो ये आप एक बार देख लेना कि ये क्या है, यही इनके मतलब होते हैं, इससे ज्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। हमने आर्टिकल 12 और 13 में देखा कि स्टेट क्या होता है और लॉ क्या होता है। फिर हमने 14 से 18 में देखा इक्वालिटी, 19 से 22 में देखा फ्रीडम, 23 एंड 24 में देखा हमने एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट क्या राइट्स हैं, 25 से 28 में हमने रिलीजियस राइट्स देखे, 29 और 30 में हमने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स देखा, 32 में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देखी। ये सब देखने के बाद हमारे पास जो जो राइट्स हमें मिले हुए हैं वो खत्म हो गए। हालांकि पार्ट 3 में, जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 12 से 35 तक आता है, लेकिन हमने तो सिर्फ 32 तक देखा। जो 33, 34 और 35 है ना, ये बस बहुत छोटे छोटे से हैं, ये कोई मेन नहीं है। जैसे 33 कहता है कि जो भी पुलिस में है, जो आर्मी में है, जो पैरामिलिट्री में है, इन लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो होंगे वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड होंगे, इनके पास वही सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे जो बाकी लोगों के पास है, क्योंकि ऑफ कोर्स इनकी जो ऑफिशियल ड्यूटी है उसको डिस्चार्ज करने के लिए दे नीड दैट। तो आर्टिकल 33 ये कहता है। 34 कहता है कि कहीं भी अगर मार्शियल लॉ लग जाएगा यानी मिलिट्री रूल, तो वहां पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कम मिलेंगे लोगों को, ऑफ कोर्स यही इसी को मिलिट्री रूल बोलते हैं। और 35 तो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स दिए हैं सब तो बहुत अच्छी बात है, बट इन सब फंडामेंटल राइट्स में से कुछ कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनको इंप्लीमेंट कराने के लिए किसी लॉ की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने देखा था आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर रहा था, लेकिन इसके लिए हमें प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट चाहिए था। सिमिलरली हमने राइट टू एजुकेशन देखा 21A, इसके लिए हमें राइट टू एजुकेशन एक्ट चाहिए था 2009 वाला। तो कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनको इंप्लीमेंट करने के लिए एक लॉ की जरूरत होती है। तो आर्टिकल 35 ये कहता है कि ये जो लॉ होगा ये लॉ
पार्लियामेंट बनाएगा, ये 35 कहता है। तो ये थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया, बट ये हमारा फंडामेंटल राइट सारा चीज खत्म हो गया। अब कुछ दो छोटी सी बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। ये तो एक हमने देख ही लिया है जो इस स्लाइड पे आपको दिख रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी। इसका स्टेटस पहले यही था कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में दो जगह पे था, आर्टिकल 19(1)(f) एंड आर्टिकल 31, तो डेडिकेटेड राइट था इसी का, ठीक है। तो ये है इसमें, और इसको हमने क्या किया, हमने 44th अमेंडमेंट एक्ट से हमने इसको एक नॉन फंडामेंटल राइट बना दिया, यानी हमने एक इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारे कि आपके पास ये राइट है कि आप अक्वायर कर सकते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी को, आपके पास ये राइट है, लेकिन ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 300A। तो बस ध्यान रखना कि 300A कहीं आए तो समझ जाना कि ये वही राइट टू प्रॉपर्टी है 300A में, कभी कभी ये दिख जाता है किसी एग्जाम में या MCQ में, ठीक है। तो एक तो ये बात बतानी थी, और दूसरी एक लास्ट चीज ये बतानी थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे मैंने बताया कि कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उससे थोड़े से वीक हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और उससे भी वीक हैं स्टैट्यूटरी राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, और स्टैट्यूटरी राइट हमारे किसी लॉ में दिए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं, हम कुछ राइट्स के एग्जाम्पल जान जाते हैं जो हमारे ये वाले राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स हमने सारा देख लिया, स्टैट्यूटरी राइट तो अलग अलग लॉ है, अलग अलग होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और राइट्स दिए हुए हैं, जो हम बोल सकते हैं कि राइट्स आउटसाइड फंडामेंटल राइट्स, या फिर राइट्स आउटसाइड पार्ट 3, तो वो कौन कौन से हैं? जैसे देखो आर्टिकल 265 पार्ट 12 में है ये क्या कहता है कि कभी भी बिना कानून के कोई भी सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी, जब तक कानूनी तरीका नहीं होगा तब तक कोई सरकार टैक्स नहीं लेगी। कोई भी सरकार ऐसे रैंडमली नहीं बोलेगी कि चलो आज मेरा मन कर गया इतना टैक्स दे दो, नहीं, उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए, उसका एक अथॉरिटी होना चाहिए, उसके पीछे एक लॉ होना चाहिए। ये भी आपको एक राइट दिया गया है, लेकिन क्या ये फंडामेंटल राइट है? क्या अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे आर्टिकल 32 का झंडा लेके? नहीं, आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स आप हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 में, है ना। ये बात होगी। हाई कोर्ट ही कह दे कि नहीं ये हमारे से नहीं हो रहा, मैं अपील कर लो सुप्रीम कोर्ट जाके, या मैं ही रेफर कर देता हूं सुप्रीम कोर्ट, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। उसी तरह से आर्टिकल 300A अभी हमने देखा प्रॉपर्टी वाला है, ये फंडामेंटल राइट से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है, पहले ये फंडामेंटल राइट था। फिर आर्टिकल 326 पार्ट 15 में ये क्या कहता है? यही आपको वोटिंग राइट देता है कि यूनिवर्सल अडल्ट सफराज के बेसिस पे ही इलेक्शन होगा, यानी 18+ के लोग हैं वही वोट देंगे, किसी भी कास्ट कलर के हो, ये भी आपका राइट है। लेकिन क्या ये फंडामेंटल राइट है? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन आप अपील के थ्रू जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। फिर आर्टिकल 301 जो 13th में है कि पूरे इंडिया की टेरिटरी में जो ट्रेड होगा, जो कॉमर्स होगा, वो सारा जो है वो फ्री होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई गुजरात का आदमी है, उसको अगर तमिलनाडु आके बिजनेस करना है तो तमिलनाडु सरकार उसको मना कर देगी या बोलेगी नहीं नहीं तुम तो गुजरात के हो तो तुम पैसे दो एक्स्ट्रा, या तुम्हारे लिए अलग टैक्स हम लगाएंगे और गुजरात वालों का अलग टैक्स। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, ये भी एक राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर वायोलेट होता है तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते आर्टिकल 32 का झंडा लेकर के सुप्रीम कोर्ट, आपको हाई कोर्ट जाना होगा और वहां के अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जाओ या वहीं पे सलट लो। तो ये बात थी फंडामेंटल राइट्स की। ये वीडियो छोटा रखना था इसलिए क्योंकि इस चैप्टर को जल्दी से खत्म करना था, और फिर अब हम शुरू करेंगे DPSP अपने नेक्स्ट चैप्टर में। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, मैंने जितने डिटेल में हो सकता है उतने ट्राई करिए कि ये चैप्टर आपको समझाऊं। ये चैप्टर अनडाउटेडली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका मल्टीपल रिविजन बहुत क्रूशियल हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने, जिसमें हम DPSP शुरू करेंगे और DPSP को ख़त्म भी कर लेंगे मोस्टली। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।